हमेशा आगे रैंक लेके आना है। चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे, और आपकी पता ही है कि सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका जो है समाप्त हो चुका है, और पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 जो है बहुपद को स्टार्ट किया था। इन ये चैप्टर 2 का जो है सेकंड क्लास है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो हमने फर्स्ट क्लास में बहुपद को पहचानना सीखा था कि कौन सा बहुपद होगा, हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें मैंने 3-4 बातें बताई थी, बस हमेशा याद रखिएगा कि जो बहुपद वही होगा जिसमें प्रत्येक चर का घात जो है क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। एक चीज और मैंने सिखाया था, चलिए इतने से आपका क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, आप लोग लास्ट क्लास में पूरे डिटेल में सीखे थे, तो ये रिवीजन हो गया। चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैंने क्या बताया था कि चर जब हर में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। सर आपने आंसर बता दिया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड है। माइक ऑन करके नहीं बोलिए, राज नाम से जो बच्चा है माइक ऑन नहीं करना है। आंसर बता दिया सर आपने। आंसर नहीं बताया, ठीक है। अगर आंसर बताया होता तो किसी बच्चे का गलत नहीं होता, 8 बच्चों का आंसर गलत है, ठीक है। सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है। अगर आंसर बताया होता तो सही ज्यादा बच्चों का होता ना। और माइक ऑन करके नहीं बोलना, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6। देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ऐसे माइक ऑन कीजिएगा तो फिर क्लास से बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। सरल सा क्वेश्चन था। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी बहुपद होगा तो चर की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे चर की घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे चर की घात 2 है यानी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर की घात कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन यहाँ पे चर का घात क्या है? 1/x है, यानी इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x का पावर -1 हो जाएगा, यानी चर का घात यहाँ पे क्या हो गया? निगेटिव हो गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1/x जो है पूर्ण संख्या, इसका घात नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चल, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद की घात, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, ठीक है, और बहुत ही आसान है। बस ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, चीजें एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो बहुपद की घात क्या होता है, तो मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 1,
क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। मैं यहाँ लिख दूं 5x की पावर 4 प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2, 9x क्यूब प्लस 2 प्लस y, 7k स्क्वायर प्लस 5p क्यूब प्लस 3, 9x प्लस 5z प्लस 3x क्यूब। अब देखिए, इनमें से कोई ऐसा है क्या जो कि बहुपद ना हो? इनमें से कोई ऐसा है जो बहुपद ना हो? अगर सब बहुपद है तो y टाइप कीजिए, अगर कोई ऐसा है जो बहुपद नहीं है तो n टाइप कीजिए। अगर सभी के सभी बहुपद हैं तो y टाइप कीजिए, अगर कोई ऐसा है जो बहुपद नहीं है तो n टाइप कीजिएगा। सभी के सभी बहुपद है। अब देखिए, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात यानी जो चर है उसमें अधिकतम घात कितना है चर का, तो यहाँ पे चर कौन सा है? x चर है, x चर है और y चर है। तो यहाँ पे x का घात 4 है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे y का घात 2 है। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? 1 है कि 2 है कि 4 है? 4 है। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, यानी बहुपद का घात क्या हो जाएगा? तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी चर की जो अधिकतम घात होती है वही पोलिनोमियल डिग्री होती है, पोलिनोमियल की डिग्री होती है, यानी बहुपद की घात होती है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर मैं पूछूं यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात क्या है? तो देखिए यहाँ पे x एक चर है जिसकी घात 3 है, y एक चर है जिसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे 3 बड़ा है कि 1? 3 बड़ा है, तो चर की अधिकतम घात 3 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि चर की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखिए k स्क्वायर, k है यहाँ पे चर है, p यहाँ पे चर है, तो चर की अधिकतम घात कितना है? 2 है कि 3 है? 3 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हो जाएगी। यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, z की घात कुछ नहीं है तो 1 है, x की घात 3 है। अब इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? जो चर की अधिकतम घात है यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे पहचानते हैं? एकदम सरल है, जो भी बहुपद दिया गया हो ना उसमें चर देख लीजिए, अब चर का जो अधिकतम घात होता है, सबसे बड़ा घात होता है, वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है ना? एकदम सिंपल। अब देखिए एक एग्जांपल कराता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बहुपद की घात बताना है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सभी बच्चे बताइए तो क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? सिंपल, 2 होगा। क्यों 2 होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें अधिकतम घात क्या है? 2 है। और अधिकतम घाती जो होता है चर की क्या होता है? बहुपद की घात होता है। यही चीज यहाँ पे लिखित रूप में है, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है कि चरों की घात पूर्ण संख्या हमेशा होता है, आपको पता है 0 1 2 3 4 यानी पूर्ण संख्या ही होगा, यानी कि ये एक बहुपद है। क्लियर है? अब देखिए इस बहुपद का अधिकतम घातांक यानी कि घात कितना है? 2 है, और अधिकतम घात ही बहुपद की घात होता है। तो अधिकतम घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं, यानी कि इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यह बात क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट डाउन कॉपी में जरूर लिख लिया कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक में जो है इसे स्क्रीनशॉट लेके जरूर लिख लीजिएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है -4x की पावर 10 प्लस 3x प्लस 17। तो चर की अधिकतम घात कितना है बताइए सभी बच्चे? 10। ऐसे माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन में बाबू। वेरी गुड। तो चर की अधिकतम घात यहाँ पे 10 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? किसी बच्चे को डाउट है? डाउट नहीं होगा क्योंकि एकदम आसान है। जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। चर की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। एकदम आसान है। अनुज नाम से जो बच्चा है आपने एन टाइप किया, बताइए क्या डाउट है? अनुज नाम से जो बच्चा है आपने एन टाइप किया, क्या डाउट है? राज नाम से जो बच्चे आपने भी एन टाइप किया, क्या डाउट है? अच्छा नो डाउट है, ठीक है सर ये जैसे माइनस में होगा तो माइनस में लगेगी या फिर प्लस वाली बड़ी मानी जाएगी? आप एक बात बताइए, पूर्ण संख्या क्या माइनस में हो सकता है? नो सर। तो कभी भी घात माइनस में होगा? नहीं होगा।
घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा, यानी कि अगर माइनस में हो गया घात तब तो वो बहुपद ही नहीं है, और जब बहुपद ही नहीं है तो बहुपद की घात कैसे निकलेगा? समझ में आया? तो घात हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा, और जब घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद की घात क्या होती है? अधिकतम घात होती है, यानी वो भी हमेशा पूर्ण संख्या होगा। क्लियर है ना? एकदम सिंपल है। यहाँ पे ये अचर माइनस में है, ठीक है, यहाँ पे घात जो है क्या है? +10 है, ठीक है। चल, तो ये चीजें समझ गए होंगे कि अधिकतम घात यहाँ पे 10 है, तो बहुपद की घात भी यहाँ पे 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है और आप सभी बच्चों को बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि चर की घात क्या है। यहाँ पे चर की घात क्या है? चर की घात क्या है? तो चर की घात यहाँ पे 2 है, बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो एक चर की घात यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक चर की घात यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक चर की घात यहाँ पे क्या है? 1 है, और एक यहाँ पे देखिएगा तो अब नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पे जो है कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं पूछूं यहाँ पे चर की घात क्या है, तो एक तो चर की घात यहाँ पे 7 है, और एक यहाँ पे चर की घात क्या है? 10 है। बात समझ में आया? तीसरा में कोई चर नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, तीसरा में कोई चर नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे बताइए तीसरे में चर की घात क्या है? तो यहाँ पे चर की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और दूसरे में कोई चर नहीं है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे में तो ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे कोई चर नहीं है तो 0 लिख देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे इतने चर की घात है, यानी अलग अलग चर है और इतने घात है। अब मैं पूछूं कि बहुपद की घात क्या होगी, तो जो अधिकतम होता है, जो बड़ा होता है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में बहुपद की घात क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 1 में बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए बहुपद की घात क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2 में 10 हो जाएगा, जो अधिकतम है, जो अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए बहुपद की घात क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि अधिकतम घात 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चर की घात क्या होगी? शून्य, कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें आप लोग पहचान गए ना, कि जो बहुपद होता है उसमें चर के बहुत सारे घात होते हैं, लेकिन उसमें से बहुपद की घात कौन होती है? जो सबसे बड़ा घात होता है। तो यहाँ पे चर की घात तो 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, क्योंकि कोई चर नहीं है तो। लेकिन इसमें बहुपद की घात जो मैक्सिमम होता है, जो अधिकतम होता है, ठीक है, जो अधिकतम होता है वही जो होता है चर की घात होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर भी होगा, देखिए यहाँ पे बहुपद की घात 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आप लोग पहचान सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एकदम आसानी से। मैं एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग जल्दी से? एक छोटा सा क्वेश्चन दूं? चलिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं। अब मैं यहाँ पे पूछूं कि किस बहुपद का यानी कि किस बहुपद का घात 4 है? बताना, किस बहुपद का घात जो है 4 है? एक से अधिक उत्तर संभव है, एक से अधिक उत्तर संभव है, एक से अधिक उत्तर संभव है। चल, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए में बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे देखेंगे तो बहुपद की घात हो जाएगी 4। यहाँ पे देखेंगे तो बहुपद की घात हो जाएगी 4, और यहाँ पे तो ये बहुपद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चर का घात जब नेगेटिव होता है तो वो बहुपद ही नहीं होता है, तो ऑप्शन डी तो बहुपद ही नहीं है। और यहाँ पे चर की मैक्सिमम घात यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 4 है, तो बहुपद की घात 4 इसमें भी है और इसमें भी, और ऑप्शन डी जो है बहुपद ही नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो बहुत सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग कर लेंगे। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार को, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद के घात के आधार पे 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। एक को कहते हैं द्विघात बहुपद,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक को कहते हैं त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसका क्या मतलब है, तो तीनों को 1 बाय 1 समझिए। यानी रैखिक बहुपद में जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात जो होती है वो हमेशा 1 होती है। यानी जो उसमें चर की अधिकतम घात होगी, चर की अधिकतम घात क्या होगी, 1 होगी। और जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो अगर चर की अधिकतम घात 1 हो यानी कि बहुपद की घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद की बात करें तो जब बहुपद की घात 2 हो, बहुपद की घात क्या हो, 2 हो, और चर, या इसका मतलब क्या हुआ कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो इसे क्या कहेंगे, बहुपद की घात अगर 2 है यानी कि चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात बहुपद है। और एक होता है त्रिघात बहुपद, यानी कि बहुपद की घात, एक सेकेंड, यानी बहुपद की घात क्या हो, 3 हो। यानी कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो तीनों एकदम आसान है। बहुपद की घात 1 यानी चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो रैखिक बहुपद, बहुपद की घात 2 यानी कि चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद, और बहुपद की घात अगर 3 है यानी कि चर की अधिकतम घात अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, अब इसके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। यहां तक क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी आपने समझ लिया ना, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अगर मैं यहां पे कहूं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मैं लिख दूं यहां पे ए एक्स प्लस, एक सेकेंड ऐसे लिखिएगा, 5x³ प्लस 2x प्लस 9, 10y की पावर 2 प्लस 2y प्लस 3, 10x प्लस 5 और 10x³ प्लस 10y। अब मैं यहां से क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको बताना है कि कौन जो है त्रिघात बहुपद है। एक से अधिक उत्तर संभव है, त्रिघात बहुपद बताना है। इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है, इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है। वेरी गुड। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद कौन सा है, ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर की मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, यहाँ पे चर की मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे बदल दूं, अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद ना लिख के मैं लिख दूं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, यानी चर की अधिकतम घात 2 हो। बताइए आंसर क्या होगा अगर मैं लिख दूं द्विघात बहुपद, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड, एकदम सही है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर का यानी y का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 है, यानी इसका घात क्या है, बहुपद का 2 है। और जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है वही द्विघात बहुपद है। अब मैं यहाँ से इसको मिटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रैखिक बहुपद, कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद अगर मैं पूछ दूं तो अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे। बहुत ही सिंपल है ये चीजें, ठीक है। अब देखिए जो आपने ये पढ़ा ना, जो आपने पढ़ा यहाँ पे बहुपद की घात 1, चर की अधिकतम घात 1, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद की घात 2 होनी चाहिए यानी चर की अधिकतम घात 2, त्रिघात बहुपद यानी बहुपद की घात 3 यानी चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्म होता है, यानी एक सामान्य सा रूप होता है।
तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, ए एक्स प्लस बी, यानी ए इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, यानी ए यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ए और बी जो है ना, आप उसको अचर समझिएगा, वो चर नहीं है। यहाँ पे ए और बी जो है सब अचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ए और बी यहाँ पे अचर है। आप लोग क्या समझते हैं हमेशा कि ए से लेकर जेड तक केवल वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड रखिएगा हमेशा कि जब जनरल फॉर्म लिखते हैं तो ए बी सी से, यानी शुरुआत के ए बी सी से जो है क्या दिखाया जाता है, अचर को दिखाया जाता है। अब जितने बड़े होते जाइएगा इतने अलग अलग कंसेप्ट आते जाएगा, और लास्ट के एक्स वाई जेड से जो है ज्यादातर में चर को दिखाया जाता है, ठीक है। तो जब तक कुछ ना कहा जाए तो यहाँ पे यही समझना है कि ए और बी यहाँ पे क्या है, अचर है, और यहाँ पे चर क्या है, केवल एक्स है। यहाँ पे चर क्या है, केवल एक्स है, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये रैखिक बहुपद का सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है, जो कि क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, और ये ए जो है कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, सोचिए जीरो ए हो गया और इसमें एक्स की पावर 1 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब ये पूरा जीरो हो जाएगा फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, बात समझे। तो इसलिए ए कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, ए जीरो नहीं होगा। अब देखिए इसी प्रकार द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, सब अचर है, ए बी सी क्या है, अचर है, यहाँ पे चर क्या है, एक्स, ठीक है, और एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अधिकतम घात अगर 2 है तो ये द्विघात बहुपद का सामान्य स्वरूप है, जनरल फॉर्म है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, यहाँ पे ए बी सी क्या है, डी क्या है, ये सब जो है अचर है, ए बी सी डी जो है यहाँ पे क्या है, अचर है। तो यहाँ पे एक्स जो है चर है, और एक्स की यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद का सामान्य स्वरूप है, जनरल फॉर्म है। क्लियर यहां तक सभी बच्चों को। तो पहले मैं क्या बताता था कि एबीसीडी से लेके केवल चर को दिखाते हैं। अभी आपने क्या सीखा कि कहीं कहीं पे अब शुरुआत के जो डिजिट होते हैं ए बी सी डी से, उसे जो है पोलिनोमियल में अचर को दिखाने के लिए उपयोग, और जो अंतिम के एक्स वाई जेड होते हैं वो सब जो है उससे चर को दिखाते हैं। माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार और समझा दे वाला। अच्छा एक बार और समझाना, ठीक है ऐसे, लेकिन माइक ऑन करके प्लीज ना बोला कीजिए, आप लोग चैट सेक्शन में लिखा कीजिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। चलिए देखिएगा, मैंने कहा कि रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, चर की घात 1 होनी चाहिए अधिकतम। माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। तो चर की घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 1 होनी चाहिए, तो वो रैखिक बहुपद होता है। तो उसका एक सामान्य स्वरूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। तो जब 10th क्लास में आएंगे ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि ए बी सी डी ये जो होता है ई, शुरुआत के 5-6 डिजिट को जो है किससे दिखाया जाता है, ये अचर के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक्स वाई जेड ये सब जो है सामान्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है, या पी ले लीजिए, यहाँ पे पी भी डाल लीजिए, पी एक्स वाई जेड ये सब जो है चर के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्स है ना वो चर है, और जो एबीसीडी ई लिखा गया है ना वो सब अचर है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तो सब चर ही नजर आ रहा होगा कि ए भी चर है, एक्स भी चर है, बी भी चर है, सब चर है। नहीं, यहाँ पे केवल चर एक्स है, ए और बी जो है अचर है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 जैसा कोई नंबर है, और ए जो है जीरो नहीं हो सकता। तो ये जो है रैखिक बहुपद का एक सामान्य सा रूप है, ठीक है, जहां एक्स का मान यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, एक्स का मान क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में चर की घात कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है क्या है, इसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या समझिएगा आप, जैसे ए की जगह पे मैं कोई डिजिट रख दूं, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, सी है। अब मैं कहूं कि ये द्विघात बहुपद है, तो ए की जगह पे कोई भी आप पूर्ण संख्या लिखिए, जीरो को छोड़ के कोई भी पूर्ण संख्या लिखिए या पूर्णांक लिखिए। तो ए की जगह पे मैंने -1 रख दिया, एक्स की जगह पे स्क्वायर, बी की जगह पे कोई भी नंबर रख दीजिए एक्स, और सी की जगह पे कोई भी नंबर रख दीजिए, ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है। तो ये जो ए बी सी है ना, ये बस ए जो है जीरो नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह पे कुछ भी रख दीजिए, बस जीरो मत रखिएगा, वो हमेशा द्विघात बहुपद होगा। तो ये जनरल फॉर्म होता है, यानी ए बी सी का आप कुछ भी करते रहिए वो हमेशा क्या आएगा, द्विघात बहुपद आएगा। बस ध्यान रखिएगा कि ए का मान जीरो मत रखिएगा, ठीक है। तो यही होता है जनरल फॉर्म। जैसे आप लोग कभी
ईंटा बनाते हुए देखें, जो मजदूर ईंट बनाते हैं, कभी आप लोग देखे होंगे ईंट बनाते हुए किसी व्यक्ति को, ईंट बनाते हुए किसी व्यक्ति को। ईंट कैसे बनाया जाता है, देखिए मैं बता देता हूं। ऐसे करके एक डब्बा रहता है और उस डब्बा में एक ईंटा का पार्टिकुलर नाम लिखा रहता है। जैसे मान लेते हैं मेरा नाम है करण, तो मेरे नाम से अगर ईंटा बनाया जा रहा है तो इस बॉक्स में करण नाम से एक खांचा बना दी जाता है, ढांचा काट काट के बना दी जाता है और इसमें मिट्टी भरा जाता है ना, तो यही वो जनरल फॉर्म होता है ईंटा का, सामान्य स्वरूप, कि जो भी ईंटा इस मिट्टी डालिएगा ना वो इसी शेप और आकार का और नाम का बन जाएगा। तो ये ईंटा का क्या है, जनरल रूप है, जनरल फॉर्म है। ये ईंट का क्या है, जनरल फॉर्म है। यानी इस डब्बा में मिट्टी भर के आप इसको रख दीजिए, वो हमेशा एक करण नाम का ईंट बन जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो है ना रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म है ax प्लस बी। यानी यहाँ पे x का मान वही रहेगा, a और b को आप बदलते जाइए, कुछ भी कीजिए, a की जगह पे कुछ भी लिख दीजिए, b की जगह पे कुछ भी लिख दीजिए, बस जीरो मत लिखिएगा। तो जो चीज बन के आएगी ना वो हमेशा रैखिक बहुपद बनेगा। इसी प्रकार द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी को कुछ भी रख दीजिए, बस ए का मान जीरो मत रखिएगा, वो हमेशा द्विघात बहुपद आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे त्रिघात बहुपद में ए बी सी और डी का मान कुछ भी रख दीजिए, बस ए का मान जीरो मत रखिएगा, वो हमेशा त्रिघात बहुपद आएगा। अभी समझ में आया कि जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है। जैसे ईंट पाथने के लिए वो बॉक्स जो होता है लकड़ी का बनाने वाले मजदूर का, वो उसका ईंट का जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है। ऐसे यहाँ पे ये इनका रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है, जिसे बोलते हैं खांचा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? सर बताइए, यहाँ पे रूट भी रख सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बताइए। सर यहाँ पर अचार में रूट भी रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, बस जीरो मत रखिएगा। कुछ भी रख सकते हैं, बस जीरो नहीं। जीरो के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीरो के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर आप जानते हैं उसको रख दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए, जैसे ये त्रिघात बहुपद है ना, अब यहाँ पे मैं ए बी सी डी की जगह पे कुछ भी रख दूं, √3x³ रख दूं, या √3 की जगह पे मैं रखना चाहता हूं कुछ और, जैसे मैं रख दूं यहाँ पे 5 रख दूं, या फिर मैं रखना चाहता हूं यहाँ पे 9 रख दूं, ठीक है। 9 रख दूं, कुछ भी रख दीजिए, वो हमेशा त्रिघात बहुपद ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस ये x का मान नहीं बदलिएगा, x की घात जो है वही रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, ये त्रिघात बहुपद ही होगा। बस ध्यान रखिएगा ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हुआ, ये अगर जीरो हुआ, यहाँ पे अगर मैं जीरो रख दूं तो सोचिए क्या होगा। यहाँ पे जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो कोई संख्या जीरो में गुणे होती है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जब पूरा जीरो हो जाएगा तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात 2 हो जाएगी, तब तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए ये शर्त रखा गया कि यहाँ पे a बराबर जीरो नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे रैखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ax प्लस बी सामान्य स्वरूप है, तो यहाँ पे x प्लस 5 क्या हो गया हमारा, मैंने कहा था ना यहाँ पे b की जगह पे कुछ रख दिया, यहाँ पे a की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, a की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो x प्लस 5 क्या हो गया, ये आपका एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद की जब सामान्य स्वरूप है तो 3x² माइनस 4x प्लस 7 ये क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद ये जनरल फॉर्म है, और यहीं पे मैंने ए बी सी डी का नाम रूप बदल दिया, तो ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, सी की जगह पे 4 और डी की जगह पे 6 कर दिया, तो ये क्या बन गया, त्रिघात बहुपद हो गया। तो यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, सामान्य सा फॉर्म और इसके उदाहरण भी क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, बहुत सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर अगर किसी बहुपद की घात 4 हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आपको अभी नहीं पढ़ना, उसको भी पोलिनोमियल ही पढ़ते हैं, ठीक है। जब 3 से अधिक घात होता है तो वो भी पोलिनोमियल ही होता है, लेकिन उसका कोई विशेष नाम नहीं होता है। जैसे कि एक घात होता है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जब द्विघात होता है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जब 3 घात होता है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, और जब 4 घात हो जाए, 5 घात हो जाए तो उसे सिर्फ बहुपद कहते हैं, उसे सिर्फ क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ में आया? एक घात है तो रैखिक, 2 घात है तो द्विघात,
तीन घात है तो त्रिघात, अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम लोग सिर्फ बहुपद पढ़ते हैं। अभी क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं x की पावर 5 प्लस 9 x की पावर 3 प्लस 2, तो ये क्या है? तो ये त्रिघात नहीं है, ये द्विघात नहीं है, ये रैखिक नहीं है, ये क्या है? ये सिर्फ बहुपद है। अभी समझ में आया आपको? अभी समझ में आया जिन्होंने पूछा था? यस सर। वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए। तो ये था आपका बहुपद का प्रकार। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं समीकरण क्या होता है। अब देखते हैं समीकरण क्या होता है। तो देखिए बहुपद और समीकरण में पहला अंतर कि समीकरण में इक्वल का साइन जरूर रहेगा, इक्वल का साइन रहेगा तभी उसे हम बहुपद समीकरण कहेंगे। जैसे मैं यहां लिख दूं 5x³ + 2, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। लेकिन जैसे ही मैंने इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे कुछ भी लिख दूं 1 2 3 4 कुछ भी, मैंने 1 लिख दिया, तो ये समीकरण बन गया। यानी समीकरण का मतलब क्या है? इसमें इक्वल का साइन आएगा ही आएगा। बात समझ में आया? तो ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे 3x + 5 है, तो ये 3x + 5 क्या है? एक अगर मैं केवल इतना लिख दूं और इसे मैं मिटा दूं, अगर ये नहीं लिखा होता तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद है। ये क्या है? रैखिक बहुपद है आप कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। और इसी में इक्वल का साइन लगा दिए तो ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। अभी हम टाइप ऑफ समीकरण भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि ये क्या है? समीकरण है। तो समीकरण को पहचानने का तरीका क्या होता है यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि बायां पक्ष और एक इसमें दायां पक्ष, यानी दो पक्ष होगा, हमेशा एक बराबर का चिन्ह रहेगा, तभी हम उसे समीकरण कहेंगे। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो समीकरण नहीं है। ठीक है? तो इसमें एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष। बायां पक्ष को यहाँ पे कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है? यानी एक लेफ्ट में एक राइट में, और एक जो है इसमें बराबर का चिन्ह रहता है, तब हम उसे समीकरण कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एक समीकरण और एक बहुपद में क्या अंतर होता है, तो याद रखिएगा हमेशा कि बहुपद में इक्वल का साइन नहीं लगा होता है, बहुपद में इक्वल का साइन नहीं होता है, जबकि समीकरण में इक्वल का साइन अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है? अनिवार्य रूप से होता है। क्लियर है? समीकरण में इक्वल का साइन रहेगा, बहुपद में इक्वल का साइन नहीं रहेगा। अब क्लियर है? तो अब तो आप समझ गए कि समीकरण होता क्या है। अब ये समीकरण तो आपको पता चल गया, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 9 + x = 2, 9x = 2, तो ये एक समीकरण है, आप सभी बच्चों को पता है। लेकिन इस समीकरण में x का मान क्या होगा? x का क्या मान होगा ये हमें पता करना है। x का क्या मान होगा? ठीक है? बात समझ में आया? x का क्या मान होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम इसका मान निकालते हैं तो उसको जब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए, अगर हम इस 9 को इधर लेके जाएं, ठीक है, तो इसका साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है, और ये 9 किस इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। और जब ये लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, जब ये लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, यानी +9 जो है वो -9 में हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, आपने पढ़ रखा है, और एक माइनस में, जब एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 9 में से 2 गया 7, चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो -7, तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया? 7 आ गया। यानी अगर हम x के जगह पे -7 रखेंगे तो ये समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो यही Yes, चीज sir. अब आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि समीकरण का हल इसे बोलते हैं पक्षांतरण विधि के द्वारा, यानी सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। यानी जिस तरीके से आपने अभी सॉल्व किया ना, उसे ट्रांसपोज मेथड कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे किसी समीकरण का हल का मतलब क्या होता है कि चर का ऐसा मान निकालना होता है जो समीकरण को संतुष्ट करे। यानी अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x + 8 = 15, तो यानी आपको x का ऐसा मान बताना है जो यहाँ पे रखें तो ये दोनों बराबर हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS जो है बराबर हो जाए किसके? RHS के। तो x का ऐसा कौन सा मान रखेंगे यहाँ पे कि ये जो है क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS का हो जाएगा। तो मान कैसे निकालेंगे? तो x यहीं पे रहेगा, 15 है, ये 8 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस में है तो -8 हो जाएगा, और यहां से हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
यानी x के जगह पे अगर हम 7 रखेंगे तो 7 + 8 बराबर 15 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है, 15 बराबर 15 हो गया। ठीक है, तो यही किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, चर का ऐसा मान जो कि समीकरण को संतुष्ट करता हो, यानी LHS बराबर RHS होता हो। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चल, इसे बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आगे देखिए थोड़ा सा और, जैसे यहाँ पे x + 5 है, यहाँ पे बताइए x का मान क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, x - 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा 5। वेरी गुड, तो ये x बराबर इधर जाएगा, x यहीं पे रह जाएगा, और ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और 0 में +5 करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 5 आएगा। ठीक है, तो ये x बराबर 5 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए तो सभी बच्चे, y का मान क्या आएगा, y का मान क्या आएगा, सभी बच्चे करेंगे, y का मान क्या आएगा, वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे y का मान क्या आएगा, ये +12 इधर जाएगा तो क्या होगा -12 हो जाएगा, तो 20 में से यहाँ पे -12 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा y बराबर। ठीक है, तो एकदम सिंपली आप लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 नियम याद रखिएगा हमेशा कि हम इसमें चिन्ह का रूपांतरण करते हैं, यानी जब इक्वल के साइन की अगर इधर से कोई संख्या आएगा, अगर वो प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस की संख्या अगर इधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस इधर आया तो माइनस हो गया, अगर माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एकदम अपोजिट है, प्लस वाला इधर जाएगा माइनस, माइनस वाला इधर से इधर आएगा प्लस, यानी अपोजिट जाने पे प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस अगर इधर है इधर जाएगा तो माइनस, माइनस इधर है इधर जाएगा तो प्लस। ठीक है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर गुणा है इधर जाएगा तो भागा, अगर इधर भागा है इधर जाएगा तो गुणा, समझ में आया, अगर इधर में भागा है तो इधर जाएगा तो गुणा, एकदम अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इक्वल के साइन के जब भी हम इधर उधर करते हैं तो ये साइन बदल जाता है। क्लियर है ना ये सभी बच्चों को, तो ये चिन्ह का हमेशा ध्यान रखिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे x + 4 बराबर 20 है, तो यहाँ पे x का मान निकालना है, बताइए क्या आएगा, x का मान यहाँ पे क्या आएगा, 16। x का मान क्या आएगा, देखिए तो x बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 20 में से 4 गया 16। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए चैट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं x = तो -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो 20 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 4 के साथ x क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो जब गुना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ x के साथ जो है ये क्या है, ये x के साथ 4 गुना हुआ है ना, आज जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या लिखेंगे 20/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा है 4 के साथ, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे 20/4 हो जाएगा, और यही जब कटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ पे 5 हो गया। बात समझ में आया, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए अब यहाँ पे कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए माइक ऑन नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए x/4, यानी कि यहाँ पे 4 से क्या लग रहा है, भागा लग रहा है, तो जब ये इधर जाएगा अपोजिट साइड में तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 20 × 4, यानी कि x बराबर 80 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है ना, तो चिन्ह बदल जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन करेंगे आप लोग जल्दी से। यस सर। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, और नाम अपना लिख के आंसर सेंड करना है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अपना अपना नाम लिख के आंसर सेंड करना है चैट सेक्शन में, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए कीजिए सभी बच्चे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अपना आंसर जो है क्या करना है, नाम लिख के आंसर सेंड करना है। x का मान क्या होगा,
नाम और आंसर एक साथ सेंड करना है, नाम और आंसर एक साथ सेंड करना है, केवल नाम और आंसर अलग अलग नहीं, एक साथ। स्वाति का आया है 6, वेरी गुड। पूजा का आया है 6, कंचन का भी 6 आया, सुमित का भी 6 है, वेरी गुड। अनुज का भी 6 आया है, वेरी गुड। चेक करते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो हमने 5x को ऐसे ही रहने देते हैं और 27 की जगह पे क्या कर देते हैं, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब देखिए तो ये क्या हो गया, 5x बराबर हो गया यहाँ पे 30। और फिर हमने बताया था कि जो भागा यहाँ पे गुणा हो रहा है, ये 5 क्या हो रहा है, x के साथ गुणा हो रहा है। जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो x बराबर 30/5 लिखेंगे और 5 से जब 30 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी यहाँ पे x का मान कितना हो गया, 6। किसी बच्चे को डाउट है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जिया, प्रियंका, मुस्कान, आरती सबका सही है, अमन वेरी गुड। डाउट है एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है वाई टाइप कीजिएगा। आसान है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। a बराबर 4 बराबर 25 - 6a कीजिएगा सभी बच्चे। a + 4 बराबर 25 - 6a सभी बच्चे करेंगे एकदम आराम से। a + 4 बराबर 25 - 6a एकदम सेम नियम है। अब देखिए कोशिश कीजिएगा हमेशा चर वाले को एक तरफ रखें और अचर वाले को एक तरफ रखें। देखिए जिसमें चर है उसको एक साइड और जिसमें केवल अचर है उसको एक साइड, तब जाके सॉल्व करने बनता है। तो इसको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये -6 है ना, इसमें चर है तो इसको इधर लेके आइए, और ये +4 है ना, इसको इधर लेके जाइए, क्योंकि अचर को एक तरफ कर दीजिए, चर वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पे a है और ये -6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6a हो जाएगा बराबर। ये 25 है तो 25 ही रहेगा, और ये +4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो a में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1a में अगर 6 से जोड़ेंगे तो 7a हो गया बराबर। 25 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 21। अब यहां से देखिए 7 यहाँ पे a के साथ गुणा हुआ है, 7 यहाँ पे a के साथ गुणा हुआ है, जब इधर जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा। और 7 से अगर हम भाग लगाते हैं 21 में तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को। अच्छा सभी बच्चों का आंसर भी आ गया था जी, वेरी गुड, एकदम सही। समझा दो क्या सर, एक और बार समझा दो थोड़ा। इसमें ऐसा क्या था जी कि नहीं समझ में आया। माइक ऑन कीजिए, बताइए तो कहाँ पे नहीं समझ में आया। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। 7a बराबर 21 वाला समझ ही नहीं आया। ठीक है, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके ध्यान से बताइएगा, ये -6a है, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इक्वल के साइन के अपोजिट में ले जाएंगे तो क्या होगा, +6 +6a होगा ना। अब पहले से यहाँ पे a है, ठीक है, पहले से यहाँ पे a है, और ये +4 जब हम इक्वल के साइन के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो पहले से यहाँ पे 25 है और यहाँ पे -4 हो जाएगा ना। यस सर। अब a में अगर 6 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1a में अगर 6 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7a इक्वल टू 25 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए यहाँ पे a के साथ जो है 7 गुना हुआ है, क्या हो गया, यस सर, ये गुना हो गया। अब इधर जाएगा तो अब इधर में भाग लगेगा तो 21/7 हो जाएगा, और 7 से 21 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। अभी क्लियर है ना, एक हमारा आ गया 3। यस सर, ओके सर, आ गया ना समझ में। और किसी बच्चे को डाउट है, चल तो एक क्वेश्चन जो है और कीजिएगा, इसके बाद हम लोग पोल सेक्शन में करेंगे। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, 9x + 7 इक्वल टू, ठीक है, 9x + 7 इक्वल टू 11। आपको बताना है कि यहाँ पे x का मान क्या होगा। 9x + 7 इक्वल टू 11, आपको बताना है यहाँ पे x का मान क्या होगा। 9x + 7 इक्वल टू 11, तो x का मान क्या होगा।
बट्टा में आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रुक जाइए, आपका थोड़ा सरल कर देता हूं, इसको +7 की जगह पे -7 कर दीजिए। अब आंसर आराम से आ जाएगा। अब 4/9, 4/9। छोड़िए, अब कीजिए, अब मैंने बदल दिया क्वेश्चन, अब कीजिए, क्वेश्चन बदल दिया। बाकी आंसर आपका पहले के हिसाब से सही था, अब कीजिए इसको। पिछला आंसर भी आप लोग का सही था, अब माइनस कर दिया, अब कीजिए, अब आंसर बदल जाएगा। इस क्वेश्चन को कीजिए 9x - 7 = 11। तो अब क्या हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, तो देखिए 9x तो 9x ही रहेगा बराबर, ये -7 इधर दो जाएगा, आंसर आ गए। 11 + 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 9x बराबर क्या हो गया, 18 हो गया, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो अब यहाँ पे गुना हुआ है तो यहाँ पे भाग लगेगा, 18/9, और 9 से 18 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से क्या हो गया, 2 हो गया। सिंपल है। एक पोल में क्वेश्चन कर लें जल्दी से, एक क्वेश्चन पोल में कर लें। चलिए एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं जल्दी से। आज अभी तक एक भी पोल में क्वेश्चन नहीं किए हैं, आप लोगों का भी मन नहीं लग रहा होगा, तो एक पोल में क्वेश्चन करवा दूं। चलिए आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3x + 6 = 18 है। 3x + 6 = 18 है। आपको बताना है कि यहाँ पे x का मान क्या आएगा, पोल सेक्शन में बताना है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे सभी बच्चे। x का मान क्या आएगा, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों का, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा, तालियां। लेकिन कुछ बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए, सभी बच्चों को करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 30 सेकेंड और है, 30 सेकेंड है, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज का, जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है क्या आ जाएगा, 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन A B C D। इसमें जो सही है उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए, 6 5 4 3 2 1। चलिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, आप सभी बच्चों को ये आता है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था कि हम यहाँ पे 3x को 3x रखेंगे, इस +6 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 - 6 हो जाएगा, ये +6 - 6 में हो जाएगा। अब देखिए 3x बराबर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 3x बराबर क्या हो गया, 18 में से 6 गया 12, और यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना हुआ है तो यहाँ भागा होगा। ठीक है, तो 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 यानी 4 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। क्लियर है सभी बच्चों को, सिंपल क्लियर है ना। डाउट है किसी बच्चे को तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलिएगा ध्यान से करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी x बराबर 4। थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कीजिए तो सभी बच्चे, 8y + 40 बराबर 5 + y। कीजिएगा इस क्वेश्चन को, 8y + 40 = 5 + y। क्या होगा इसका आंसर? 8y + 40 = 5 + y। क्या होगा इसका आंसर? 8y + 40 = 5 + y। अमन का आंसर आया है। सभी बच्चे नाम के साथ आंसर सेंड कीजिए। पूजा का 5 आया है, अमन का भी 5 आया है, कुछ बच्चों का -5 आया है, प्रिंस का -5 आया है, स्वाति का भी -5, सुमित का भी -5। अभी चेक करेंगे किनका सही है किनका गलत है। कंचन का भी -5, गरिमा का भी -5। चलिए अभी चेक करते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर वाले को एक तरफ, तो ये +y है इधर लेके आएंगे, और ये +40 है उसको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, देखिएगा तो 8y और ये +y इधर आएगा तो -y हो जाएगा बराबर, ये 5 है तो 5, ये +40 इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा, 7y बराबर। इसके आगे 5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। और जब एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो क्या होता है, माइनस होता है। जो बड़ा रहता है तो 40 में से 5 गया 35, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो 40 बड़ा है, माइनस में है तो -5। और यहां से y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, -35 बटे में 7। ठीक है, अब 7 से 35 कटेगा कितना बार में, 5 बार में, तो यहाँ पे माइनस है तो -5 आ जाएगा। तो y बराबर यहां से क्या हो गया, -5। क्लियर है सभी बच्चों को? तो 5 वाले लोगों का क्यों गलत है समझ में आया? 5 वाले लोगों का क्यों गलत है समझ में आया? हेलो सर। हाँ बताइए। सर मैंने क्या, पहले मैंने मतलब बराबर से पहले 8y फिर उसके बाद -y फिर y किया है, तो -8 है ना y, फिर उसके बाद -5 मतलब पहले 5 फिर -40 फिर उसको मतलब -7y आया, फिर बराबर के बाद -35, माइनस से माइनस कट गया। आंसर कितना है? +5। कैसे +5 होगा? मैं जैसा बता रहा हूँ देखिएगा, आप इसको दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। अगर दूसरे तरीका से भी करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। देखिएगा यही है ना क्वेश्चन। एक इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, यहाँ पे 8y को इधर लेके जाएं, ठीक है, 8y को इधर लेके आए और 5 को इधर लेके आए। ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। तो चलिए 40 को 40 रहने देते हैं, और ये 5 यहाँ प्लस में तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे ये 8y जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8y हो जाएगा। ये +8y इधर जाएगा तो -8y होगा। अब देखिए 40 में से 5 गया कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला, माइनस वाला तो माइनस आएगा। 8y में से y जाएगा तो कितना आएगा, 7y आएगा। अब बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो -7y होगा। अब यहाँ से y बराबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे भी तो 35/7 ही होगा। अभी माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, बात तो एक ही है। ठीक है, बात तो एक ही है, तो माइनस नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, बात एक ही है। अब 7 से 35 में भाग देंगे तो फिर से 5 ही आएगा, -5। तो यही दो तरीका है, दोनों तरीके से कीजिएगा आंसर -5 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अच्छी आदत ये होता है इस तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि हम इसको एक आदत में ले लीजिए आप लोग कि हमेशा अचर को राइट साइड में रखें, चर वाले को लेफ्ट साइड में रखें। इसकी आदत डाल लीजिएगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा सिस्टमेटिक में दिखता है। ठीक है, आप करने के लिए दूसरे तरीके से भी कर लिए, पहले तरीके से कीजिए, आंसर सेम आए। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, और डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।